हेलो क्लास 12 स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पर। और इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सीरीज लेके चल रहे थे उसी का नेक्स्ट पार्ट है। और इसमें हम लोग सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन लास्ट वीडियो में किए थे। सीबीएसई 2018 का ही एक दो क्वेश्चंस और बाकी है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग सीबीएसई 2017 के क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको बार बार बोलते हैं कि सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने से आपके पास एक ऐसा पैटर्न क्वेश्चन कहा जाता है कि अगर उस तरह का क्वेश्चंस आप बना लेते हैं तो आपके जो एग्जाम्स में पेपर आ रहे हैं उसके क्वेश्चंस आपके इजी हो जाएंगे। इसलिए आप जरूर निश्चित रूप से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही चाहिए। हर साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक था हमारा सीबीएसई 2018 का, वो 1 नंबर में था। वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उन्होंने पूछा है आपसे कि एसटीपी ऑफ आई कैप और के कैप दिया इन्होंने और फिर जे कैप लिखा, आई कैप, के कैप और जे कैप। ठीक है ना। तो एसटीपी का मतलब होता है आई कैप डॉट के क्रॉस जे। ठीक है ना। अब के क्रॉस जे को निकालने के लिए हम लोग ये अपनाते हैं, है ना, आई कैप, जे कैप और के कैप। आपको मालूम होगा कि अगर हम जे से के की तरफ जाते तो प्लस आई होता, लेकिन अगर हम के से जे की तरफ जाएं, उल्टा अगर जाएं इस डायरेक्शन में, तो वो माइनस आई होगा। तो आई कैप डॉट और के क्रॉस जे, यानी कि ये जो कहानी होगी वो हो जाएगी माइनस आई कैप। तो माइनस बाहर और आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -1। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन छोटा था। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेने जा रहे हैं आप सीबीएसई 2018 का, और वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये हर साल एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा क्या रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, 3, है ना। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो हम मान लिए कि ये हमारा लाइन है और ये लाइन का कहानी कुछ इस तरह से है कि ये पास कर रहा है 1, 2, 3 के साथ, एंड पैरेलल टू द ईच ऑफ द प्लेन आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप इक्वल टू 5। और ये लाइन जो है वो एक इस प्लेन के पैरेलल है। जैसे ये एक प्लेन है और इस प्लेन के ये लाइन पैरेलल है और इस प्लेन का नाम ये है, एंड ऑल्सो पैरेलल टू द प्लेन आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 6। ठीक है ना। तो हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है और दिमाग में क्या रखना है कि ये लाइन हमारा इस प्लेन और इस प्लेन के पैरेलल है। फिर दूसरी कहानी क्या कह रहा है कि एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दस ऑब्टेन्ड विद द प्लेन आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 4। यानी कि ये जब इक्वेशन निकल जाएगा इस लाइन का, तो ये लाइन के साथ अगर मान लीजिए हम एक और प्लेन मान लेते हैं जिसके साथ ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसके साथ ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारी कहानी ये हो गई कि हमें किसी भी तरह से करके इस लाइन का इक्वेशन पहले निकालना होगा। और इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको इसकी डायरेक्शन रेशियो हम मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाले कैसे, क्योंकि एक पॉइंट तो हमें मालूम है और लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दोनों ही उतना इंपॉर्टेंट है जितना पॉइंट है और डायरेक्शन रेशियो, दोनों निकालना पड़ेगा। तो ए बी सी निकालने के लिए हम क्या कंडीशन यूज करेंगे कि सिंस हमारा लाइन जो है पैरेलल है इस प्लेन के और इस प्लेन के, तो इस प्लेन से जो नॉर्मल निकलेगा, है ना, इस प्लेन से जो नॉर्मल निकलेगा और इस प्लेन से जो नॉर्मल निकलेगा, वो दोनों नॉर्मल क्या होंगे कि इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। तो अब इस प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो आर के साथ डॉट में रहता है वेक्टर, यही उनके नॉर्मल वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने मान लिया कि ये हमारा n1 है, तो n1 का डायरेक्शन रेशियोज हम लिख सकते हैं 1, यहाँ से -1 और यहाँ से 2। ठीक है ना। और इस ये जो प्लेन है इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज को हम लिख सकते हैं क्या, 3 आपका 1 और 1। ठीक है ना, 3, 1 और 1। यहाँ पे जो रहता है डॉट में ना, वही उसके नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट मालूम है। पॉइंट मालूम रहने से और डायरेक्शन रेशियोज मालूम रहने से हम इक्वेशन लाइन का निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालें, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास एक n1 वेक्टर जो है ये है 90 डिग्री और एक n2 वेक्टर जो है, जो कि ये है हमारा
n2 वेक्टर ये भी इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब सोचो कि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल हो गए। प्लेन जो है वो किस तरह का होगा इसको पहले समझने की कोशिश करो, ठीक है। प्लेन किस तरह का होगा, जैसे मान लो एक सीधा लकीर हो गया, ये लाइन, ये प्लेन हो गया और ये प्लेन हो गया। ये दोनों प्लेन अगर ऐसे भी रख दे, ऐसे भी रख दे, दोनों ऐसे इंक्लाइन भी, तो ये लाइन के ये दोनों पैरेलल ही हैं, ठीक है ना। तो अगर ये पैरेलल हैं, चाहे ऐसे पैरेलल हैं चाहे ऐसे पैरेलल हैं, अगर पैरेलल हैं इस लाइन के, तो इसके जो प्लेन के नॉर्मल होंगे और इसके प्लेन के नॉर्मल होंगे वो दोनों 90 डिग्री होंगे, ये कंफर्म है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो आप एक काम करो कि क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सोचो। क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, ऐसा वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से वो ऐसा वेक्टर देता है जो वेक्टर दोनों गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। अगर आप n1 का क्रॉस n2 के साथ लेते हो तो n1 के भी परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा और n2 के भी परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। तो हमें तो वही चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर के नॉर्मल वेक्टर को हम जैसे ABC माने हैं, इसको हम n वेक्टर मान लेते हैं। तो n वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे कि n1 वेक्टर का क्रॉस ले लेंगे n2 वेक्टर के साथ, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि वो परपेंडिकुलर हमारा इसके भी है और इसके भी है। एक यूनिक वेक्टर है जो n1 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, n2 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब क्रॉस लेते कैसे हैं, तो i कैप, j कैप, k कैप, ठीक है। और डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 1 -1 2, 1 -1 2, नीचे का कितना हो जाएगा 3 1 1, है ना, 3 1 1, तो ये हो गया 3 1 1। अब इसको ब्रेक किया जाए तो आई कैप के साथ क्या होगा, ये ब्लॉक, ये हो गया -1 और -2 1 जा 2, फिर माइनस का जे कैप, ये ब्लॉक 1 1 जा 1, -3 2 जा 6, फिर प्लस का के कैप और उसके साथ ये ब्लॉक 1 1 जा 1 और -3 1 जा 3, तो ये कितना हो गया आपका -3 आई कैप, फिर ये हो गया माइनस प्लस और ये 5 जे कैप और प्लस ये हो गया 4 के कैप। तो इसका मतलब कि इस n वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो ABC है उसका वैल्यू आ गया -3 5 4, -3 5 4, ये आपका ABC का वैल्यू आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए था, वेक्टर इक्वेशन चाहिए था ना लाइन का। तो लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, लिख देंगे हेंस वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाता है आपका, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो अब यहाँ पे जो ए वेक्टर है वो क्या है आपका 1 2 3, यानी कि 1 आई कैप, 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और प्लस लेमडा के साथ बी वेक्टर आएगा और वो बी वेक्टर हो जाएगा आपका -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस ये कितना था आपका 4 के कैप, ये 4 है तो प्लस में 4 के कैप। तो ये लाइन का इक्वेशन आ गया आपका। अब इस लाइन का इक्वेशन का इस प्लेन के साथ जो इंटरसेक्शन होगा वो हमको इंटरसेक्शन वाला पॉइंट को निकालना था। तो इतना प्रिंट कीजिए, इसके बाद हम लोग मिटा के फिर आगे बताएंगे इसमें, ठीक है। ये प्लेन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 4। और ये जो हमारा लाइन का इक्वेशन आया है उसके साथ इस लाइन का जो इंटरसेक्शन हुआ यहाँ वाला उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल रहा था। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलें। तो कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए क्या होता है, लाइन का इक्वेशन आपको भी मालूम होगा कि उस समय हम लोग लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हैं, x माइनस x1। तो x1 का मतलब 1 और बाई a का मतलब डायरेक्शन रेशियोज वाला तो 3, फिर y माइनस y1 यानी कि 2 और नीचे होता है b यानी कि 5, फिर आपका होता है z माइनस z1 यानी कि 4 और बाई c यानी z1 आपका 3 है यहाँ पे और बाई आपका 4 और इज इक्वल टू आप लेमडा मानते हो। यहाँ से आप क्या करते हो कि x का वैल्यू निकालते हो, क्या आएगा तो माइनस का 3 लेमडा और -1 उधर जाएगा तो माइनस का 3 लेमडा प्लस 1। उसी तरह से आप y निकालोगे तो ये कितना आएगा 5 लेमडा प्लस 2। फिर आप यहाँ से z निकालोगे तो z आपका हो जाएगा 4 लेमडा प्लस 3। तो ये आपका x है, y है, z है वेरिएबल, और ये वेरिएबल को हम बोलेंगे कि ये यहाँ वाला पॉइंट है, यानी कि
हमारे प्लेन के साथ इसका इंटरसेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जे कोऑर्डिनेट हमारे प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो नाउ लिखेंगे कि नाउ दिस इंटरसेक्ट विथ प्लेन आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप इज इक्वल टू 4। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए इस प्लेन का और उसके साथ इस पॉइंट को सेटिस्फाइड कीजिए। ठीक है ना। नाउ दिस इंटरसेक्ट विथ प्लेन, दिस इम्प्लाई हम कह सकते हैं कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 के साथ x का गुना होता है i वाला के साथ, फिर j वाला के साथ k का होता है, यानी कि ये हो गया y और k के साथ z का होता है, यानी कि ये z और इक्वल टू 4 है ना। सेटिस्फाइड बाई अब पॉइंट, तो अब वाला पॉइंट डालिए x के जगह पे, तो ये आपका 2 है और x के जगह पे आप डालिएगा आपका क्या हो जाएगा, ये -3 लेमडा प्लस 1 फिर प्लस y है, यानी कि 5 लेमडा प्लस 2 प्लस z है, यानी कि 4 लेमडा प्लस 3 और इक्वल टू 4। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करके सबसे पहले लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे और जब लेमडा निकल जाएगा तो वापस से इस लेमडा का वैल्यू जब यहाँ डालेंगे तो ये हमारा पॉइंट निकल जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट की खासियत यही है कि वो उस प्लेन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -6 लेमडा और ये 5 लेमडा, तो -1 लेमडा हुआ और प्लस 4 लेमडा यानी कि 3 लेमडा हो गया, है ना। क्योंकि ये 5 और 4 9 था और 9 में से 3 दूना के 6 घटेगा तो 3 लेमडा। यहाँ से 2 एकम 2 हुआ, ये 2 4 हुआ और 6 4 3 7 हुआ। 7 को हम बराबर के उधर भेज देंगे तो 4 - 7 होगा, यानी कि आपका -3 आ जाएगा। तो इस तरह से लेमडा का वैल्यू आपका -1 आया। ठीक है ना। हेंस इस प्रकार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी कितना हो जाएगा आपका 3 एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -3 लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू -1 आया है, अब +1, फिर उसी तरह से y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5 × -1 + 2, उसी तरह z का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 4 × -1 और +3। ठीक है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ऊपर वाला पॉइंट को मिटा देते हैं और डायरेक्ट पॉइंट को लिख देते हैं। कितना हो जाएगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका -+3 1 4 कॉमा, ये हो जाएगा -5 + 2 यानी कि -3, ये हो जाएगा -4 और +3 यानी कि -1। दिस इज योर आंसर। तो एक लाइन का इक्वेशन बोला था, उसका वेक्टर इक्वेशन आप फाइनल में लिख दीजिएगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा था तो लिख दीजिएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड लाइन विल बी इतना 4 -3 एंड -1। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ जाते हैं हम लोग CBSE 2018 का क्वेश्चन खत्म हो गया, अब CBSE 2017 के क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ चुके हैं CBSE 2017 के क्वेश्चन पे, और इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और प्रत्येक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छुपा है तो उस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन्होंने पूछ रखा है कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P 2 2 1 एंड Q 5 1 -2 है ना इज़ 4, फाइंड द जेड कोऑर्डिनेट। कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट आपको 4 दिया गया है जो एक लाइन ज्वाइनिंग जो PQ लाइन ज्वाइन कर रहे हैं उसके ऊपर मौजूद है। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और कह रहा है कि इस लाइन ज्वाइनिंग पे कहीं भी एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट हम आपको दे रहे हैं 4, तो आप जेड कोऑर्डिनेट निकालिए। तो हम इसमें क्या कर लेंगे कि सबसे पहले मान लेंगे कि ये रेशियो निकाल लेंगे, λ/1 मान लेंगे, है ना। m/n मत मानिएगा, हम हमेशा बोलते हैं कि m/n फार्मूला के लिए होता है केवल, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट के लिए आप हमेशा इस रेशियो को जो m/n है ना, m/n उसको डायरेक्ट आप λ/1 मान लीजिए। m/n डायरेक्ट जो वैल्यू आएगा वो अगर
लेमडा का वैल्यू 2/3 आ गया, मतलब m/n 2/3 हो गया, ठीक है ना। अब उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि इन्होंने एक्स कोऑर्डिनेट इसका दे रखा है, तो हम कहेंगे कि अगर ये रेशियो λ:1 है तो सबसे पहले हम लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, और जब लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा तो हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के हेल्प से जब जेड कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो लेमडा अब नोन रहेगा तो लेमडा का वैल्यू डाल देंगे। यानी कि अब हम क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे सेक्शन फार्मूला का इंटरनल डिवीज़न वाला थ्योरम कि 4 = है ना, 4 = लेमडा का मल्टीप्लाई दूर में करते हैं, बताए थे ना कि ये किनारे को अगर छू रहा है तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, फिर 1 अगर ये किनारा और ये किनारे को छू रहा है तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा। यानी कि हम लोग x का वैल्यू लिखे हैं तो x कोऑर्डिनेट पे टिक करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा x कोऑर्डिनेट 4 दिया गया था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 × लेमडा प्लस 1 × 2, है ना, इस 1 × 2 अब आई लेमडा प्लस 1। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए बाई 1 करके, तो मान लो हम इसका इसमें करते हैं पहले, तो ये 5 लेमडा प्लस 2 होगा, और इसका इसमें करें तो 4 लेमडा प्लस 4 होगा। अब 4 लेमडा को इधर लेके आ जाए तो ये हमारा बन जाएगा लेमडा केवल, क्योंकि घट जाएगा, और 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2, यानी कि लेमडा का वैल्यू हो गया 2/1। तो लेमडा निकल गया। अब हम यहाँ का जेड कोऑर्डिनेट हमसे पूछा था, तो हम जेड बराबर क्या लिख देंगे, लेमडा इंटू, अब जेड वाले में सारा टिक करेंगे, सारा जेड वाला में टिक करेंगे, क्योंकि सारी कहानी अब जेड वाली यूज होगी। लेमडा का गुना -2 में, यानी कि -2 लेमडा, फिर प्लस 1 का गुना इस 1 में, और बाई लेमडा प्लस 1। लेमडा का वैल्यू हमारा आ चुका है 2, तो 2 रख देंगे, तो z बराबर क्या हो जाएगा, -2 × 2 = 4 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो 2 और 1 कितना हो जाता है आपका, 3 हो जाता है। तो ये भी -3 है और ये 3 आएगा, तो z बराबर आपका -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जेड कोऑर्डिनेट भी इसका क्या हो गया, आ गया। तो जेड कोऑर्डिनेट ही पूछा था क्वेश्चन में, तो ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी का। देखिए सीबीएसई 2017 का अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट ABC विथ पोजिशन वेक्टर 2i कैप -j कैप प्लस k कैप एंड i कैप -3j कैप -5k कैप एंड 3i कैप -4j कैप -4k कैप आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कह रहा है कि सबसे पहले तो ये प्रूफ करो कि ये जो तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं आपका A, आप इसे B मान लीजिए और इसे आप C मान लीजिए, तो ABC के जो तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं, सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो ये एक्चुअल फिगर नहीं है। क्यों एक्चुअल फिगर नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि यहाँ पे A पे 90 डिग्री है कि B पे 90 डिग्री है कि C पे 90 डिग्री है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम में हम ये तो जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, और वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, हमको मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। ये हमारी डिस्टेंस फार्मूला होती है, मान लीजिए कोई भी, है ना, डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर हम AB की बात करें तो AB डिस्टेंस हमारा क्या होगा, अंडर रूट, है ना, अंडर रूट। आप क्या कर लीजिए कि इसको आप x2 y2 z2 मान लीजिए, इसको आप x1 y1 z1 मान लीजिए, तो 2 में से 1 घटेगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -1 और ये माइनस, यानी कि -1 माइनस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, है ना, माइनस ऑफ, फिर से -3 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस z2 - z1 यानी कि 1 माइनस ऑफ, फिर ये माइनस का बनेगा तो ये +5 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा AB का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस, ये देखो ये +3 हुआ और 1 घटा तो 2 हुआ, तो 2 दूना के 4 और +5 1 6 यानी कि 36, तो 36 4 40 और 40 और 1 41, यानी कि ये अंडर रूट में 41 आया यहाँ से। अब आप BC का वैल्यू निकालिए, तो BC के लिए अब B और C पे कंसंट्रेट होना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा -4 और फिर माइनस ऑफ -3, ठीक है ना, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, तो z2 क्या होगा आपका -4
तो ये -4 और माइनस ऑफ ये आपका फिर से +5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए, तो BC का लेंथ कितना हो जाएगा आपका, √3 में से 1 गया यानी 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, +3 और -4 यानी कि -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और ये 5 में से 4 गया 1 यानी कि ये भी 1 ही होगा, यानी कि 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका वैल्यू √6 आया। BC का भी वैल्यू निकल गया। अब निकालते हैं AC का वैल्यू। तो AC का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, A और C में से किसी को आप मान लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला को ही x2 y2 z2 मानते हैं, इसको x1 और z1 मानते हैं। तो 2 - 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, है ना, 2 - 3 के बाद आप कह सकते हैं कि -1 और माइनस ऑफ -4 और इसका होल स्क्वायर, फिर आप करेंगे 1 माइनस ऑफ -4 का वापस से होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2 में से 3 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस ये कितना होगा आपका -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस ये प्लस में हो जाएगा और 4 और 1 5, ये 25 हो जाएगा। तो आप ये पाएंगे कि ये 9 1 10 यानी कि ये 35 हो गया। तो आप सबसे पहले ये देख रहे हैं कि सबसे बड़ी जो साइड है वो √41 है, उसके बाद ये छोटी है, ये छोटी है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल किस पे हो सकता है, अगर इसको गौर करना है तो वो हमारा जो AB है वो हाइपोटेनस का काम करेगा। AB जो है हमारा हाइपोटेनस का काम करेगा क्योंकि वो सबसे बड़ा है। अगर होगा तब सबसे पहले देखा जाए कि है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे साफ तौर पे क्लियरली लिख देंगे, क्लियरली साफ तौर पे अगर AB का स्क्वायर किया जाए तो वो BC स्क्वायर और प्लस CA स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि AB स्क्वायर का वैल्यू, AB अगर √41 है तो स्क्वायर करने पे अंडर रूट गायब हो जाएगा, BC अगर √6 है तो स्क्वायर करने पे 6 हो जाएगा, CA अगर √35 है तो स्क्वायर करने पे 35 हो जाएगा। तो 35 से 41 हो ही जाता है। तो अब इसमें से कॉमन क्या है, BC और CA में C है, तो C पे राइट एंगल होगा और ये हमारा A और B हो जाएगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट था वो तो ठीक था, है ना, 2 - 1 और 1, लेकिन ये जो C पॉइंट है वो यहाँ आएगा, यानी कि ये पॉइंट का काम करेगा 3 - 4 और -4, और ये वापस यहाँ जाएगा, यानी कि 1 - 3 और -5। तो ये आप रफ में डायग्राम बनाइएगा और फाइनल डायग्राम वापस से आप यहाँ पे बनाइएगा और कहिएगा कि एंगल C जो होगा वो राइट एंगल होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए एंगल C = 90 डिग्री प्रूव। अब इन्होंने बोला है कि आप एरिया निकालिए इस ट्रायंगल का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ हो गया, बेस हम क्या लेंगे, BC का लेंथ, तो BC हमारे लिए √6 है, वो हो गया, और हाइट हमारा क्या हो गया, AC का लेंथ, तो AC हमारे लिए √35 हो गया, यानी कि √35, ठीक है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा वो लिख दीजिए, ठीक है ना, जो भी आंसर आया आप लिख सकते हैं। तो 6 × 5 = 30 और 6 × 18 और 18 और 3 = 21, √210/4 लिख दीजिए, क्योंकि अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा। और स्क्वायर यूनिट क्यों ये 4 भेजे, क्योंकि हम इसे भी अंडर रूट में किए पूरी तरह से, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी खत्म हो गया। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।